बालासोर ट्रेन हादसे पर रेलवे बोर्ड का बड़ा फैसला, हादसे की सीबीआई जांच की सिफारिश। रेल मंत्री ने कहा हादसे की तह तक जाने के लिए लिया बड़ा फैसला। रेलवे बोर्ड ने कहा 3 नहीं सिर्फ कोरोमंडल एक्सप्रेस हुई थी दुर्घटना की शिकार, प्रथम दृष्टया सिग्नल के कारण हुई होगी समस्या। बालासोर दुर्घटना के बाद युद्ध स्तर पर मरम्मत अभियान जारी, यातायात के लिए बहाल की गई डाउन मेन राय। रेल मंत्री ने बुधवार सुबह तक ट्रैक के पूरी तरह से बहाल होने की जताई उम्मीद। बालासोर रेल हादसे के बाद जारी मरम्मत अभियान पर प्रधानमंत्री मोदी की लगातार नजर। पीएम ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात कर मरम्मत कार्य में हुई प्रगति की ली जानकारी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी पीएम मोदी को फोन कर ताजा हालात की दी जानकारी। ओडिशा के मुख्य सचिव के मुताबिक ट्रेन हादसे में 288 नहीं बल्कि 275 लोगों की हुई मौत, 1100 से अधिक घायल। 78 मृतकों के परिजनों को सौंपे जा चुके हैं शव। मृतकों के परिजनों को अब तक करीब 3 करोड़ रुपए का दिया जा चुका है मुआवजा। बालासोर रेल दुर्घटना के घायलों का तेजी से उपचार जारी। दिल्ली से विशेष विमान से भेजी गई विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम इलाज में जुटी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एम्स भुवनेश्वर में की समीक्षा बैठक। सभी घायलों का बेहतरीन उपचार सुनिश्चित करने के लिए दिए निर्देश। गृह मंत्री अमित शाह ने अमृता अस्पताल के रजत जयंती समारोह को किया संबोधित। कहा सेवा परमो धर्मा के वाक्य को अम्मा के संस्थान ने किया चरितार्थ। संस्थान अब तक गरीबों के मुफ्त इलाज पर 800 करोड़ से अधिक रुपया खर्च कर चुका है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच आयोग का किया गठन। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा की अध्यक्षता में होगी जांच। आयोग 6 महीने के भीतर सौंपेगा अपनी रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से राजमार्ग पर लगे अवरोधों को हटाने की अपील की। G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक में देश में सार्वभौमिक स्वास्थ्य के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जताई गई प्रतिबद्धता। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने महामारी से निपटने के लिए तेजी से काम करने का किया आह्वान। स्वास्थ्य क्षेत्र में तय की गई भारत की प्राथमिकताओं पर सभी देश सैद्धांतिक रूप से सहमत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खबर देखते हैं बालासोर ट्रेन हादसे से जुड़ी हुई। बालासोर ट्रेन हादसे पर रेलवे बोर्ड ने बड़ा फैसला लेते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। रेल मंत्री के मुताबिक हादसे की तह तक जाने के लिए रेलवे बोर्ड ने यह फैसला लिया है। बचाव अभियान पूरा होने के बाद अब मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस दौरान बताया गया है कि घटना की प्रारंभिक जांच में सिग्नल में गड़बड़ी सामने आई है। हालांकि विस्तृत जानकारी जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी। इसकी पूरी जांच करने के बाद ही समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ। जरूर है कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। जो प्रणाली बनी है वो इस तरह की चीज को प्रिवेंट करने के लिए बनी हुई है और फिर भी ये हादसा हुआ है। इसका मतलब है कि इसमें कोई और बहुत ही बड़ी कोई चीज है
जिसको आइडेंटिफाई करना बहुत आवश्यक है। हमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में कुछ अंदेशा मिल रहा है, लेकिन चूंकि सीआरएस की इंक्वायरी ऑर्डर हो गई है और अब जितनी भी चीजें हैं, हम जितनी भी बातें कह रहे हैं, वो सारा कुछ उस इंक्वायरी के लिए रेलेवेंट है। और वहीं बालेश्वर में हुए रेल दुर्घटना के बाद राहत और बचाव को युद्ध स्तर पर काम करने के बाद 12 घंटे के अंदर यात्रियों को अस्पतालों में दाखिले के बाद भारतीय रेल का मुख्य प्रयास पूरी रेल रूट को फिर से सुचारू करने का है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जहां मौजूद हैं और लगातार 24 घंटे काम की निगरानी कर रहे हैं। फिलहाल एक रूट पर ट्रैक बिछाने का काम पूरा किया जा चुका है, लेकिन हादसा इतना बड़ा है कि अभी इसमें वक्त लगेगा। सबसे पहले नए पटरियों को बिछाया जा रहा है, उसके बाद उसकी टेस्टिंग की जाएगी, फिर उन्हें इलेक्ट्रिफिकेशन के माध्यम से जोड़ा जाएगा। सभी पटरियों जो पुरानी थी वो शत विशत हैं। बुधवार सुबह तक इस काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यहां अभी तक एक ट्रैक पर पटरी बिछाने का काम पूरा किया जा चुका है। अभी भी युद्ध स्तर पर यह काम लगातार जारी है। उड़ीसा में भीषण रेल हादसे के बाद मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। 1000 से अधिक कर्मचारी दिन रात मरम्मत के कार्य में जुटे हुए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटनास्थल पर मौजूद रहकर इन कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने रात भर चले मरम्मत कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी वहां मौजूद रहे। अधिकारियों का बड़ा अमला भी घटनास्थल पर बहाली के काम को देख रहा है। जितनी भी बोगी पलटी थी उनको हटा दिया गया है। बहाली के काम में तेजी लाने के लिए 7 पोकलेन मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। घटनास्थल पर 2 दुर्घटना राहत ट्रेनें भी मौजूद हैं। वहीं सुरक्षा क्रेनों को मरम्मत के काम में लगाया गया है। रेलवे के डॉक्टर घायलों का इलाज कर रहे हैं और अस्पताल में डॉक्टरों से समन्वय कर रहे हैं। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट करते हुए बताया कि डाउन मेल लाइन को आज 12:05 पर ठीक कर दिया गया, जिससे ट्रेनों का परिचालन हो सके। बुधवार की सुबह तक लाइन को पूरी तरह से बहाल कर देने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच रेल मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल दुर्घटना के संबंध में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की और मरम्मत कार्य की प्रगति की जानकारी ली। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भी पीएम मोदी को फोन कर ताजा हालात की जानकारी दी। रूट कॉज आइडेंटिफाई कर लिया गया है और जिन्होंने ये काम किया है वो लोग भी आइडेंटिफाई हो गए हैं और इसके ऊपर जैसे ही कमिश्नर ऑफ रेल सेफ्टी की इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी और इसमें पीछे क्या कारण थे, किस कारण से एक हादसा किया गया, वो भी जानकारी जल्दी सामने आ जाएगी। इस बीच उड़ीसा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना ने बालासोर रेल हादसे की मृतकों की संख्या के बारे में नई जानकारी दी है। मुख्य सचिव ने कहा कि इस हादसे में मृतकों की संख्या 275 है, ना कि 288। इस आंकड़े को जिलाधिकारी के द्वारा फिर से जांच करने के बाद बताया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन 275 मृतकों में से 78 शवों की पहचान की जा चुकी है। 275 और वो 275 से 78 जो डेड बॉडीज है, मृतक है, उनका आइडेंटिफिकेशन हो चुका है और उनका रिश्तेदारों को ये सौंप दिया गया है। उधर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भुवनेश्वर के एम्स में बालासोर रेल हादसे में घायल हुए लोगों के इलाज के संबंध में समीक्षा बैठक की। स्वास्थ्य मंत्री ने एम्स भुवनेश्वर के वरिष्ठ चिकित्सकों और अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने अलग अलग अस्पतालों में भर्ती घायलों के बारे में जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि गंभीर रूप से घायलों के इलाज के लिए दिल्ली से विशेष डॉक्टरों की टीम को बुलाया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने बालासोर ट्रेन हादसे पर चर्चा के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ भी बैठक की। कई लोगों को क्रिटिकल केयर की भी आवश्यकता है, उसको बेस्ट ट्रीटमेंट मिल पाए इसलिए दिल्ली एम्स के नेतृत्व में लेडी हार्डिंग्स हॉस्पिटल, आरएमएल हॉस्पिटल, सभी के एक्सपर्ट डॉक्टर को लेके एयरफोर्स के स्पेशल प्लेन के द्वारा एक टीम भुवनेश्वर पहुंची है।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भद्रक अस्पताल का दौरा कर घायलों का हाल चाल जाना। रेल मंत्री ने बताया कि भद्रक के सरकारी अस्पताल में करीब सभी मरीजों की अपने परिवारों से बात हो चुकी है। साथ ही उन्होंने इस कठिन परिस्थिति में बेहतरीन सुविधा मुहैया कराने के लिए अस्पताल के सभी डॉक्टरों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। भद्रक हॉस्पिटल में अभी आकर सभी पेशेंट्स से बात की। करीब सभी पेशेंट्स को अपने परिवार से बातचीत हो चुकी है, उनका संपर्क हो गया है। भद्रक मेडिकल के जितने भी डॉक्टर्स और स्टाफ हैं, सबको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सुचारू तरीके से सबकी सेवा की है, सभी पेशेंट्स की। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ श्री रामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। उन्होंने भर्ती मरीजों से बातचीत की और चिकित्सकों के साथ भी परिस्थिति पर चर्चा की। घायलों के परिजन अस्पताल में चल रहे इलाज और उन्हें दी जा रही सुविधा से संतुष्ट दिखे। आपको हमारा कोई सहयोग की आवश्यकता हो या तो कोऑर्डिनेटिव एफर्ट के लिए 1, 2, 3 चीजें करने की आवश्यकता हो तो आप अवश्य अभी सामने रख सकते हो, ताकि हम आने वाले दिनों में और लोगों को बचा पाए। बालासोर के डीजी एनडीआरएफ ने बताया कि राहत और बचाव कार्य में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनकी तरफ से हर संभव मदद मिली। एनडीआरएफ के 300 बचाव कर्मियों ने इसमें हिस्सा लिया। The response was prompt and effective, is what I can say. The community was amazing in their response and their large-heartedness in sharing their food. They were serving water to my rescuers while they were working, and they have donated blood in large numbers. I think community has done a wonderful job. विभिन्न अस्पतालों में 1175 मरीज भर्ती हुए, जिनमें से 793 लोगों को छुट्टी दे दी गई है। ज्यादातर घायल मरीजों की हालत स्थिर है। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए और अन्य घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई है। उधर उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। अभिषेक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केरल के कोची में स्थापित अमृता अस्पताल में अपनी स्थापना के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती समारोह मनाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अस्पताल के रजत जयंती समारोह में शामिल हुए। ये अस्पताल दक्षिण एशिया के प्रमुख अस्पतालों में से एक माना जाता है। केरल के कोची में स्थापित अमृता अस्पताल अपनी स्थापना के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती समारोह मना रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केरल के कोची में अमृता अस्पताल के रजत जयंती समारोह में शामिल हुए। अमृता अस्पताल की स्थापना 1998 में अम्मा के रूप में दुनिया भर में जाने जाने वाली आध्यात्मिक नेता माता अमृतानंदमयी देवी ने की थी। 125 बिस्तरों के साथ ये इंस्टीट्यूशन शुरू हुआ। आज 1350 बेड के साथ एक दुनिया का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूशन बना है। एक्सेलेंसी, इनोवेशन और साथ में साथ संवेदना के साथ पेशेंट केयर के प्रति समर्पित ये इंस्टीट्यूशन भारत के सभी सेवा केंद्रों में सबसे उत्कृष्ट केंद्रों में से एक है। मानवतावादी प्रयासों को साकार करते हुए अस्पताल ने अपनी स्थापना के 1998 से लेकर आज 2023 तक 20 लाख लोगों का मुफ्त इलाज किया है। समारोह में संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, अस्पताल ने गरीब मरीज लोगों के जीवन में दिव्य प्रकाश भर नए जीवन को देने का काम किया है। 20 लाख 20 लाख गरीब लोगों की सेवा अमृता अस्पताल ने फ्री ऑफ कॉस्ट करी है। इनके जीवन में एक नया दीप प्रगटाने का काम अमृता अस्पताल ने किया है और इसके लिए लगभग 800 करोड़ रुपीस खर्च किया गया है। यही बताता है कि सेवा परमो धर्म के हमारे वाक्य को अम्मा के इस इंस्टीट्यूट ने किस प्रकार से चरितार्थ किया है। समारोह में अमित शाह ने शुक्रवार को ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे में मृतकों और घायलों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। परसों ही
उड़ीसा में एक रेल एक्सीडेंट में हमने कई लोगों का जीवन खोया है। वो दुर्घटना में जिन जिन लोगों की जान गई है और जो जख्मी हैं, वो सभी के परिवारों के प्रति मैं मेरी ओर से और भारत सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त करता हूं। माता अमृतानंदमयी देवी द्वारा स्थापित अमृता हॉस्पिटल ने स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया है। कोचीन में स्थित यह दक्षिण एशिया के प्रमुख अस्पतालों में से एक है, जो 12 सुपर स्पेशलिटी विभागों और 45 अन्य विभागों के साथ उच्चतम गुणवत्ता वाला इलाज देता है। दरअसल संस्थान द्वारा किए गए सेवा का दायरा न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में रहा। 2001 में गुजरात में आए भूकंप के दौरान अम्मा के संस्थान ने 1200 से ज्यादा भूकंप प्रतिरोधी घरों का निर्माण करवाया। 2015 में नेपाल भूकंप, 2014 में जम्मू कश्मीर बाढ़, 2014 में फिलीपींस तूफान, 2004 में भारत श्रीलंका में आई सुनामी से विस्थापित हुए परिवारों के लिए अपने अनुयायियों के साथ मिलकर लोगों की मदद में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्र सरकार ने मणिपुर हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा इसकी अध्यक्षता करेंगे। पूर्व आईएएस अधिकारी हिमांशु शेखर दास और पूर्व आईपीएस अधिकारी आलोक प्रभाकर आयोग के अन्य सदस्य हैं। जांच आयोग मणिपुर में हिंसा के कारणों, उसके फैलने, दंगों की जांच करेगा। आयोग को 6 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। जांच आयोग ये देखेगा कि क्या किसी अधिकारी या व्यक्ति ने चूक या लापरवाही की है या नहीं। आयोग इन बिंदुओं पर जांच करेगा कि किन परिस्थितियों में मणिपुर में हिंसा भड़की थी। इम्फाल में इस आयोग का मुख्यालय होगा। और बिहार के भागलपुर में सुल्तानगंज और खगड़िया के अगवानी के बीच गंगा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन पुल गिर गया। निर्माणाधीन पुल के 3 पिलर फिर से गिर गए, जिससे लगभग 100 मीटर तक पुल का हिस्सा ढह गया। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इससे पहले भी 29 अप्रैल 2022 की रात में निर्माणाधीन पुल के 36 स्पैन ढह गए थे। रविवार होने के कारण निर्माणाधीन अगवानी सुल्तानगंज पुल का काम बंद था। और वहीं गंगा नदी पर बन रहे निर्माणाधीन पुल के गिरने पर बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि 2 बार निर्माणाधीन पुल का भरभरा कर गिर जाना प्रमाणित करता है कि निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि इसमें व्याप्त कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार की न्यायिक जांच होनी चाहिए। विजय सिन्हा ने कहा है कि घटना को पुल नहीं बल्कि बिहार की जनता का विश्वास गिरा है। बिहार सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का फिर एक नया रूप। एक बार 2014 में महागठबंधन की ही सरकार थी। 650-700 करोड़ से शुरू हुआ पुल 1600 करोड़ तक पहुंचा। प्राक्कलन में घोटाला अलग, कमीशन खोरी के चक्कर में उच्च पदाधिकारियों से तहसीलदारी करवा करके पैसे की वसूली में गुणवत्ता में समझौता किए। एक तरफ सुल्तानगंज के तरफ गिरा, अब खगड़िया के तरफ गिरा। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी जिम्मेवारी ले और पद से इस्तीफा दे। बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई का लूट की छूट की प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए। इसका न्यायिक जांच होनी चाहिए और बिहार के वर्क डिपार्टमेंट में खुल करके कमीशन खोरी, तहसीलदारी की व्यवस्था बंद होनी चाहिए। बिहार की जनता माफ नहीं करेगा। और वहीं गोवा में स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक के दूसरे दिन वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप्स के विकास और सहायता की दिशा में सहयोग और प्रयासों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण चर्चा और बैठकें हुई। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडलों और डॉक्टर चिंतन वैष्णव स्टार्टअप 20 के अध्यक्ष के बीच बंद कमरे में हुई बैठकों से हुई, जिसमें प्रमुख कार्यसूची और रणनीतिक साझेदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया। पेश है एक खास रिपोर्ट। 2 दिवसीय स्टार्टअप 20 गोवा संकल्प आज
तटीय राज्य गोवा में संपन्न हुआ। स्टार्टअप 20 के अध्यक्ष डॉक्टर चिंतन वैष्णव ने समापन प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कहा कि यह सिफारिश की गई है कि 2030 तक स्टार्टअप्स में $1 ट्रिलियन, जो वैश्विक जीडीपी का 1% है, का निवेश किया जाना चाहिए। सिफारिशों में स्टार्टअप डेफिनेशन फ्रेमवर्क, ग्लोबल नेटवर्क का निर्माण भी शामिल है। केंद्र और एसडीजी केंद्रित स्टार्टअप में प्रभाव के लिए एक ढांचा तैयार करना। इस मौके पर विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव आशीष सिन्हा ने कहा कि G20 के प्रतिनिधियों ने ओडिशा ट्रेन दुर्घटना के लिए शोक व्यक्त किया। बैठक में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के JS मनमीत नंदा और DPIIT के निदेशक सुमित कुमार भी उपस्थित थे। At the end of this meeting, it does feel like we are at a moment where we can, across the G20 nations and beyond, we can scout startups globally. We can fund them collaboratively. We can mentor them contextually, and we can scale them internationally. रॉयल हाइनेस प्रिंस फहद बिन मंसूर बिन नासिर बिन अब्दुल अजीज अल सौद ने स्टार्टअप 20 में सऊदी अरब का प्रतिनिधित्व किया। दूरदर्शन से बात करते हुए उन्होंने अपने देश द्वारा स्टार्टअप के लिए इकोसिस्टम का समर्थन करने वाली पहलों की चर्चा की। We are lucky to have Vision 2030 in our kingdom that is supporting the startup ecosystem and other ecosystems as well, and we're looking forward to share our best practices with all the nations. गोवा संकल्प में कई स्टार्टअप्स ने अपने अभिनव उत्पादों का प्रदर्शन किया। दूरदर्शन ने अरिस्टा वर्ल्ड स्टार्टअप्स के संस्थापक से बात की। गुड़गांव स्थित स्टार्टअप अरिस्टा वॉल्ट ने महिलाओं के लिए शेबॉट नामक एक स्मार्ट वॉलेट विकसित किया है, जिसे चोरी या खो जाने की स्थिति में फोन के माध्यम से ट्रैक किया जा सकता है। In India, we are third largest unicorn producers in the world, and this has all happened because of the constant support of government. As the example is, we are an innovative startup, and we got support by Ministry of Electronics and IT in the ESDM scheme. We have got funding, we have got lab support. The initiative are really splendid, and it is right now it is showing the results. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 वर्षों में स्टार्टअप ने बड़ी छलांग लगाई है, जो भारत की एक बढ़ती सफलता की कहानी है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसमें 115 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ साथ 92,683 स्टार्टअप चल रहे हैं। अकेले वर्ष 2022 में 26,542 संस्थाओं को स्टार्टअप्स के रूप में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक हैदराबाद में शुरू हुई। इसमें देश में सार्वभौमिक स्वास्थ्य के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्धता जताई गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने सरकार द्वारा देश में हेल्थ और वेलनेस के साथ साथ डिजिटल हेल्थ पर किए जा रहे कार्यों को रेखांकित किया। हैदराबाद में चल रहे G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक के उद्घाटन समारोह की शुरुआत ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि हमेशा से ही भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का विजन है कि भारत दुनिया का मेडिकल हब बने, इसलिए सरकार देश में हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जोर दे रही है। अपने संबोधन में उन्होंने हैदराबाद के जीनोम वैली का भी जिक्र किया, जहां से दुनिया की 33% वैक्सीन बनकर दुनिया के अलग अलग देशों में आपूर्ति की जाती है। उन्होंने कहा कि भारत में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति का इतिहास बहुत ही समृद्ध रहा है। जी किशन रेड्डी ने कहा कि भारत सार्वभौमिक स्वास्थ्य के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। In ancient Sanskrit language, that means all world stays happy and free from all the diseases. It reflects India's long-standing tradition of taking care of prosperity and wellness.
G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कोरोना जैसी महामारी के प्रभाव से निपटने के लिए सभी को मिलकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने भविष्य के लिए वन हेल्थ सिस्टम बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि सुरक्षित और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधा सबको मिले, इसके लिए दुनिया के देशों को एक इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि महामारी बैठकों का इंतजार नहीं करती, इसलिए अब वक्त आ गया है कि हम महामारी से निपटने के लिए तेजी से काम करें। पेंडेमिक में एक अनुभव किया कि किस तरह से आपत्ति आती है तो क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने ये करके दिखाया। चाहे वो मेडिसिन का हो या फिर वैक्सीन का हो, सप्लाई गांव-गांव तक पहुंचाने में हम कामयाब रहे। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा, भारत डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में दुनिया में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जो 3 प्राथमिकताएं तय की हैं, उन पर सभी देश सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं और इस दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। भारत की डिजिटल हेल्थ की और डिजिटल इकोसिस्टम की स्ट्रेंथ को G20 में ने बहुत बड़े तरीके से रिकग्नाइज किया है, उम्मीदें लगाई हैं। डिजिटल हेल्थ में हमारा देश बहुत ही देशों से आगे है और शायद सबसे ही आगे है, मैं तो कहूँगा। हैदराबाद में हो रहे G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया है। प्रदर्शनी में ICMR, टीकाकरण, डिजिटल हेल्थ मिशन सहित कई विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं, जहां से लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी मुहैया हो रही है। बैठक के दौरान होने वाले कार्यक्रमों में शोध, विकास और नवाचार पर जोर दिया जाएगा। G20 तीसरे स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक में लगभग 180 सदस्य, 10 आमंत्रित सदस्य और 22 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हो रहे हैं। हैदराबाद से नितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।